कल उनकी जयंती थी। आज हम उनको एक दिन बाद, कल भी यहाँ कार्यक्रम था आपके क्षेत्र में, मैं कल भी यहीं था, और आज फिर दोबारा से दूसरा कार्यक्रम आपके बीच में हूँ। और मैं विशेष रूप से डॉक्टर गुर्जर जी का और हमारे संत जिनकी महान कृपा से और जो समिति बना के हमारे पटेल साहब के नाम पे, जिन्होंने 27-28 वर्ष की उम्र में इतने महान काम किए हैं, ये पूरा क्षेत्र उनके नाम पे एक NGO बना के, एक समिति बना के उनको याद कर रहा है और उनके नाम पे काम कर रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ऐसा महान काम आप लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। वाकई में जितनी आपकी प्रशंसा करें उतनी कम है। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और उनके पतिदेव थे, जिनको हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहते हैं। 1827 का समय था जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ, और मां सावित्रीबाई फूले का जन्म लगभग 4 वर्ष बाद हुआ। 3 जनवरी 1831 को हुआ। लगभग 4 साल का अंतर था। सावित्रीबाई फूले का जो जीवन संघर्ष है और उनका जीवन दर्शन है, उसको बनाने में उनके पिता पति महादेव का, पति महाराज का कहो, पति देव का कहें, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। माता सावित्रीबाई फूले के जीवन संघर्ष को समझने के लिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जीवन संघर्ष को समझना आवश्यक है। आज तो तकलीफ ये है, दिक्कत ये है, ये बंद कुछ काम हो रहा है। ओके, कोई बात। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जीवन संघर्ष को समझना बहुत आवश्यक है। आज ये स्थिति है कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जो वंशज है, जो हम लोग सब लोग हैं, हम में से 99% लोग राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नहीं जानते। जिन लोगों को नहीं जानना चाहिए, उनको सबको हमारा समाज जानता है। पर जिनके कारण आप लोग बैठे हैं, जिनके कारण दिमाग में बुद्धि है, जिनके कारण आप नौकरी में हैं, जिनके कारण आपके पास शिक्षा है, जिनके कारण इस देश के स्कूलों में आपके बच्चे जाते हैं, ऐसे महापुरुष को हमारा समाज नहीं जानता है। जिस दिन ये समाज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को पढ़ लेगा, उनको जान जाएगा, तो ये समाज दुखी नहीं होगा, ये समाज शोषित नहीं होगा। इस देश का शासक ये समाज होगा। पर एक दिन में 50 किसान जो इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं, आज 42 दिन से जो लाखों की करोड़ों की संख्या में जो किसान मर रहे हैं, 42-45 किसान मर चुके हैं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आज किसान परेशान है, आज नौजवान बेरोजगार है, आज 3 मिनट में एक माता बहन के साथ बलात्कार हो रहा है, आज 15 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार है, आज 18 करोड़ लोग झुग्गी झोंपड़ियों में जानवर से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर हैं, आज 28 करोड़ लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं कि जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, 82 करोड़ लोग इस देश के अंदर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इस देश में एक दिन के अंदर मेरे 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और इस देश पर इन शैतानों ने, इन दुश्मनों ने, देश के गद्दारों ने इतना कर्जा, विदेशी कर्जा इस देश पे लाद दिया है कि जितनी देर में हमारी सभा होगी, अगर 1 घंटा भी हो चुका है, तो 1 घंटे में 50 करोड़ रुपया विदेशों को ब्याज के रूप में इस देश को देना पड़ रहा है। ये स्थिति हमारे देश की लोगों ने बना दी है, और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं। अगर घर का ताला खुला रखोगे और सोचोगे कि घर में चोरी ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता है। कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हम बिना सोचे समझे कुछ भी कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों को जो पढ़ना चाहिए, उनके जीवन संघर्ष को जानना चाहिए, वो हमें नहीं मालूम। और कोई भी हेरा गहरा नत्थु गहरा आता है और हमारे देश को चूना लगा के चला जाता है, और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसलिए साथियों, इस बात की आवश्यकता है, ये जो समाज है, जो मूल निवासी समाज है, जो ओबीसी समाज है, इस समाज के बच्चों में भी बहुत योग्यता और क्षमताएं हैं। इस समाज का इतिहास, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं कि जिस समाज को अपना इतिहास पता नहीं होता, वो समाज कभी इतिहास बना नहीं सकता। आज हमारे समाज के साथ दिक्कत यह है कि हमारे समाज को अपना इतिहास नहीं पता। हमारी समाज के बाप दादे राजे महाराजा हुआ करते थे, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया ये देश कहलाता था, हमारे बाप दादों के राजपाट में कहलाता था। आज क्या स्थिति है मेरे देश की?
आज भिखारियों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, आज अशिक्षितों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है, आज मूर्खों की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ है। क्या आपको तकलीफ नहीं होती? अपने देश की ये कंडीशन हो गई है, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? तकलीफ होना चाहिए, और ये तकलीफ खत्म हो, और तकलीफ खत्म हो के दोबारा से दुनिया का सिरमौर ये देश बने। ये जम्मू द्वीप, ये भारत देश दुनिया जैसे पहले सिरमौर था, दुनिया में नंबर 1 था, दोबारा से ये देश दुनिया का सिरमौर बने। इन उद्देश्यों के लिए हम आप लोगों के बीच में हैं, इन उद्देश्यों के लिए हम आप लोगों के बीच में हैं। हम लोगों ने संकल्प किया है। मैं बचपन में जब स्कूल जाया करता था तो मैं हमेशा टॉप किया करता था। मेरे बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे एक बात बता दी, जो आप भी अपने बच्चों से बोला करते होंगे, कि बेटा पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। ये कहावत हमारे उधर तो है, पता नहीं यहां आप लोग जानते कि नहीं। खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बचपन में 5वीं क्लास में मेरे माता पिता ने मेरे दिमाग में ये बात डाल दी, छोटा सा बच्चा था, बेटा अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनना है तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा। बच्चा माता पिता की बात बच्चा ना माने तो कौन मानेगा? आप भी अपने बच्चों से यही बोलते होंगे कि बेटा पढ़ ले, पढ़ने के बाद तू बड़ा आदमी बनेगा, ऑफिसर बनेगा, उद्योगपति बनेगा, बहुत पैसे कमाएगा। मेरे माता पिता ने भी मुझसे यही बोला। बच्चा अपने माता पिता की बात तो मान नहीं था, मैं भी मान गया। 18 घंटे पढ़ाई किया करता था। जब भी कोई मुझे देखता था तो मेरे हाथ में हमेशा पुस्तकें हुआ करती थी। हमेशा स्कूल जाना, खूब पढ़ाई करना, टॉप करना। गांव के मोहल्ले के लोग सब परेशान। माता पिता बाद में ये बोलने लगे 3-4 साल बाद कि बेटा आप कम पढ़ा करो, कम पढ़ा करो। उनको किसी ने बता दिया कि ज्यादा पढ़ने वाला कभी कभी पागल हो जाता है, उसको फिर आगरा के पागल खाने में भर्ती कराना पड़ता है। तो माता पिता को डर लगा ये ज्यादा पढ़ता है, ऐसा ना हो कि इसका भी दिमाग खिसक जाए और इसको भी आगरा ले जाना पड़े। तो वे धीरे कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद बोलने लगे बेटा थोड़ा आराम करो, कम पढ़ा लिखो। सुबह 2:30 से 3 बजे में सुबह उठ जाया करता था, और अपने घूमने भागने और एक्सरसाइज के बाद में पढ़ाई करता था। वो फिर स्कूल जाता था और हमेशा टॉप किया करता था। बच्चे के दिमाग में एक जुनून सवार हो गया कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। हर क्लास मैंने टॉप करता गया, और जब पूरी हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग और सब कुछ मैंने कर ली, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे माता पिता ने मुझसे झूठ क्यों बोला। 18 घंटे पढ़ने वाला, क्लास में टॉप करने वाला, डिस्ट्रिक्ट टॉप करने वाला, कभी स्टेट टॉप करने वाला व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करने के बाद, अपनी पूरी एजुकेशन करने के बाद, टेक्निकल हायर एजुकेशन करने के बाद चौराहे पे क्यों खड़ा है? आखिर क्या कारण है कि मेरे माता पिता ने मुझसे झूठ बोला? और अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला तो मामला गड़बड़ कहां है? मैंने देखा कि मेरी क्लास में जो बच्चे मेरी कॉपी टीक के मेरे से नकल करके जो लोग पास हुआ करते थे, वो पढ़ाई लिखाई के बाद कोई आईएएस बन गया, कोई आईएफएस बन गया, कोई विदेश में चला गया, कोई बड़ा उद्योगपति बन गया। और मेरे साथ जो किसान के बच्चे थे, जो ओबीसी समाज के बच्चे थे, वो बेचारे खड़ा था। मैं तो पढ़ा लिखा था, उसके बाद भी खड़ा था, पर वो बेचारे तो एवरेज थे, 33 और 50% लाने वाले थे, तो वो तो खड़े ही थे वहां पे। तो साथियों, वो दिन था जब मुझे चिंतन हुआ कि आखिर कारण क्या है। पढ़ाई लिखाई जिन्होंने नहीं की वो वहां खड़े, कोई बात नहीं, पर मैं तो उन लोगों से भी ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान आदमी था कि जो आज कलेक्टर और आईएएस आईपीएस बने घूम रहे हैं और बड़े बड़े उद्योगपति बने घूम रहे हैं। माता पिता ने भी यही बोला था कि पढ़ने लिखने के बाद बड़े व्यक्ति बना जाता है, बड़ा आगे बढ़ा जाता है। आखिर कारण है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। तो साथियों, जब मैंने पता किया तो हमारे शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के भाइयों को रिजर्वेशन था, आरक्षण था, तो वो भी चले गए ऊपर। और जो ऊंची जातियों के लोग थे, उनका राजपाट चल रहा था देश में और प्रदेश में, उनके लोग बैठे थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को सबको एग्जाम कर लिया। पर जो 80% जो किसान इस देश में है, जो 65% जो ओबीसी समाज के बच्चे थे, वो बच्चे कहीं ना कहीं चौराहे पर खड़े हुए थे। तो जब इसका चिंतन किया, मैंने पूरा अध्ययन किया, 80 लाख वर्ष का दुनिया का अध्ययन किया, 213 देशों का अध्ययन किया, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत को पढ़ा,
हिंदू धर्म पढ़ा, मुसलमान इस्लाम को पढ़ा, ईसाई को पढ़ा, बौद्ध को पढ़ा, सिख को पढ़ा, जैन को पढ़ा, पारसी को पढ़ा, सबको पढ़ा, यहूदी को पढ़ा। और पढ़ने के बाद जो ज्ञान मुझे मिला, जो जानकारी मुझे मिली, वो ज्ञान और जानकारी के कारण मैंने संकल्प लिया साथियों कि ललित कुमार के साथ धोखा हुआ और ललित कुमार जैसे 72 करोड़ ओबीसी समाज के बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, 80 करोड़ किसान समाज के बच्चों के साथ धोखा हो रहा है। अब मैं चूंकि जान गया हूं ये धोखे का कारण क्या है, तो मेरी जिंदगी भली चली जाए पर आगे से मेरे समाज के बच्चों के साथ कोई धोखा ना कर सके, ये व्यवस्था इस देश के अंदर बनाना है। ये व्यवस्था इस देश के अंदर बनाना है। 30 और 35% में देश की और प्रदेश की सरकारें बना करती हैं। अभी मोदी जी, सम्मान्य मोदी जी की सरकार बनी है 34% वोटों से। इससे पहले 2014 में मोदी जी की जो सरकार बनी थी वो 31% वोटों से बनी थी। सम्मान्य शिवराज जी की सरकार यहां बनी अभी 37% से, और शिवराज जी की बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार चल रही। कहने का मतलब यह कि 30 से 40% वोटों से देश की और प्रदेश की सरकारें बना करती है, और इस देश में 65% से ज्यादा ओबीसी समाज का वोट है। मध्य प्रदेश में 54% से ज्यादा ओबीसी समाज का वोट है। फिर मेरे ओबीसी और किसान समाज इस देश और प्रदेश में किसान क्यों है, ये चिंतन करने की आवश्यकता। हेलो 2-2, 3-3 सरकार ये ओबीसी समाज, किसान समाज की जेब में है। फिर क्या कारण है कि 1.5 करोड़ किसान 45 दिन से दिल्ली में इतनी ठंड में, इतने कोहरे में परेशान है? क्या कारण है? 65% ओबीसी समाज इस देश के अंदर रहता है, 2-2, 3-3 सरकार उसके जेब में है। क्या कारण है कि ओबीसी समाज के बच्चे आज भीख मांगने पे मजबूर है? क्या कारण है ओबीसी समाज के बच्चों को जो मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल रहा है? कहते हैं देश आजाद हो गया। अरे आजाद हो गया तो देश में लोकतंत्र लागू था, और लोकतंत्र लागू था तो लोकतंत्र तो ये कहता है, क्या कहता है दीदी? लोकतंत्र जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लोकतंत्र कहता है, ये भारत का संविधान कहता है। तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारी जितनी संख्या तुम ले लो, कोई तुमसे विरोध नहीं है। एक किसान है, उसकी 100 एकड़ जमीन है और उसके 4 बच्चे। दादाजी आप बताइए, यादव जी, सम्मानीय परम आदरणीय पितृतुल्य बुजुर्ग यादव जी बैठे। एक किसान है, आपकी मान लो 100 एकड़ जमीन है और आपके 4 बच्चे हैं, और आप चाह रहे हैं जब मेरा अंतिम समय आ रहा है और मेरे जिंदा रहते रहते ये जमीन का बंटवारा मेरी आंखों के सामने कर जाए, ताकि आगे जाके लड़ाई ना लड़े, कोर्ट कचहरी का मामला ना बने, तो कितनी कितनी एकड़ अपने बच्चों के हिस्से में दोगे? 4 बच्चे हैं, 100 एकड़ जमीन है, 25-25 एकड़ देंगे। बिल्कुल सही बात है, ताली बजा के बाबा का सम्मान करना चाहिए। एक कम पढ़े लिखे बाबा भी हमारे ये जानते हैं, लोकतंत्र और संविधान को जानते हैं कि 100 एकड़ जमीन है तो 25-25 एकड़ देना चाहिए, उनके हिस्से में आना चाहिए। यही सत्य है। मुझे लगता है सभी लोग इससे सहमत हैं। यही भारत का लोकतंत्र है, यही भारत का संविधान है। लोकतंत्र भी यही कहता है, लोकतंत्र भी यही कहता है कि 25-25 एकड़ आना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है, यही संविधान है। अगर इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल 4 समाज के लोग इस देश के अंदर रहते हैं, वैसे तो हम लोग सब एक समाज है, मानव समाज है। समाज के अंदर कोई जाति और उपजाति और वर्ण व्यवस्था नहीं है। हम एक जात के लोग हैं जिसको कहते हैं मानव इंसान। केवल हम एक जात के लोग हैं, कहीं कोई जाति व्यवस्था नहीं है। पर इस देश में कुछ शैतानों ने इस देश के लोगों को इतने टुकड़ों टुकड़ों में बांटने का काम किया, और उसी के कारण जब संविधान बना तो उसके कारण एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल बनाए गए। अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो इन चारों में से ही किसी में आते हैं। अल्पसंख्यक या तो जनरल होता, या ओबीसी होता, या एसटी होता, या एसटी होता। पर इन लोगों के पुराने कुकर्म थे, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का निर्माण इन लोगों ने किया। उसके कारण संविधान जब बना तो संविधान में एक जो आदिवासी, जो इन्होंने मार लगाई, और जब युद्ध हुआ तो कुछ लोग जंगलों में शरण लिए, और जंगलों में शरण लेने वाले लोग आज आदिवासी, जिनको बोलते हैं एसटी समाज के लोग। कुछ लोगों ने जब इनसे युद्ध किया, युद्ध करने के बाद इनसे हारे नहीं, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद जब ये लोग छल कपट से जीते तो ऐसे बहादुर लोगों को उन्होंने ऐसे काम दिए जो घृणास्पद काम कहते हैं, जिनको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं।
और कुछ जनता थी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो प्रजा थी, और उन्होंने गुलामी स्वीकार कर ली। इस युद्ध के बाद 1700 वर्षों का युद्ध हुआ, जिसको शास्त्रों में देवासुर संग्राम बोला जाता है। 1700 वर्षों का युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए आप जो कहें स्वीकार करेंगे, इसके लिए उन्होंने गुलामी स्वीकार की। आज उनको ओबीसी के नाम से बोला जाता है। और जिन लोगों ने ये सब किया, अंग्रेजों के जाने के बाद उन्होंने देश पे अपना कब्जा स्थापित किया, और अंग्रेजों के समर्थन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहूजी महाराज के समर्थन से जो संविधान इस देश में मिला, इस देश में उस संविधान की वैल्यू हम लोगों को नहीं है। कितने लोग हैं जिनके घरों में संविधान है? एससी के लोग हाथ ना उठाएं, केवल ओबीसी के लोग कितने लोग हैं जिनके घरों में भारत का संविधान है? ओबीसी का कोई साथी ऐसा हो जिसके घर में भारत का संविधान हो तो जरूर हाथ खड़ा करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और ये जान के बहुत ज्यादा अफसोस भी होगा कि जिस संविधान से ये देश चल रहा है, जिस संविधान से ये गांव चल रहा है, जिस संविधान से ये किसान चल रहा है, जिस संविधान से ये शिक्षा चल रही है, जिस संविधान से अस्पताल चल रही है, जिस संविधान से सरपंच का चुनाव हो रहा है, जिस संविधान से पूरे इलेक्शन हो रहा है, जिस संविधान से सब कुछ आपकी व्यवस्थाएं हो रही है, उस संविधान के बारे में मेरे ओबीसी समाज के लोगों को जानकारी नहीं है। और जानकारी क्यों ना हो, इनके घरों में जो किताबें होना चाहिए वो किताब इनके घरों में नहीं है। भारत का संविधान हमारे घरों में नहीं है। हमें ये संकल्प लेने की आवश्यकता है, अगर इस देश का संविधान ये ओबीसी समाज जान गया और उसको पढ़ लिया इसने, तो 30 और 35 में समस्या का समाधान करने की चाबी आपके हाथ में आती है। 30 और 35, आप तो 54 और 65 है। आप दूसरों की समस्या को समाधान करने वाले लोग हैं, और इतिहास भी यही रहा हमारे महापुरुषों का, राजा महाराजाओं। हमने तो भिखारियों को दान में अपना राजपाट तक दे दिया। ऐसे ऐसे महापुरुषों की औलाद और संतानें हैं हम लोग, और आगे भी देने की इच्छा रखते हैं। पर सबसे पहले अपने हाथ में ले तो लो। हाथ में लेने के लिए जो योग्यता चाहिए, नंबर चाहिए, वो नंबर से ज्यादा नंबर आपके पास हैं। और जिनको आप आदिवासी और जिनको शेड्यूल कास्ट के लोग बोलते हैं, वो तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि बड़े भाई ओबीसी अपना अधिकार ले ले। अपने बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है? अपने बच्चों को बिना 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 सब्जी के रूखी रोटी तुम्हारे ओबीसी के बच्चे खा रहे हैं। और हम लोग तो समझ गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर की मान ली थी हम लोगों ने। हम लोग तो बढ़िया 4-4 सब्जी के साथ खा रहे हैं, और तुम्हारे बच्चे तो बिना सब्जी के रोटी खा रहे हैं, रूखी रोटी खा रहे हैं। कब समझ में आएगी मेरे ओबीसी समाज के लोगों को? इसलिए वो समाज, हमारा शेड्यूल कास्ट और ट्राइब का समाज, वो जान गया है कि आरक्षण क्या है, प्रतिनिधित्व क्या है, लोकतंत्र क्या है, संविधान क्या है। वो लड़ा और लिया और अपना कब्जा लिया, और आज देखो कहां से कहां पहुंच गया। इसका समर्थन है, इसके लिए बधाई है। उनको होना चाहिए जो हिस्सा उनका। किसान के 4 बेटे थे, एक बेटे ने अपना 25 एकड़ ले लिया, तो उससे ईर्षा का मामला नहीं है, उससे दुश्मनी का मामला नहीं है। उसका बनता था 25 एकड़, तो ले लिया उसने। नहीं दिया था तो भी ले लिया, लड़ कर ले लिया। पर ये ओबीसी समाज भी एक बच्चा है, इसकी संख्या भी 54% है। तो मध्य प्रदेश में हमारे बच्चों को 54% एसपी, आईजी, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, जितनी भी चीजें 54% हमारे बच्चों का होना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक हक और अधिकार है, जिससे आप महरूम हो। आज तक आपको पता नहीं है कि आपका अधिकार क्या है, कितना मिला और कितना नहीं मिला, कुछ नहीं पता। मध्य प्रदेश में 200 उदाहरण बता देता हूं कि क्या अधिकार है, कितना मिला और कितना मिलना बाकी है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं। एससी की संख्या मध्य प्रदेश में 16% है। 230 का 16% निकाले तो होता है 35। तो देश का संविधान और लोकतंत्र ये कहता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 35 विधायक हर चुनाव में एससी के बनना चाहिए। कितने बन रहे हैं अभी? कितने बन रहे दीदी? बन रहे हैं, बन रहे हैं, उतने ही बन रहे हैं। जितना हिस्सा है उतना ही बन रहा है। जो महेश्वर सीट है जिसपे शायद हम लोग हैं यहाँ, ये भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। क्यों रिजर्व है? क्योंकि संविधान और लोकतंत्र के आधार पर 35 सीटें जाना है विधानसभा में, विधायक बनने हैं। उसमें से एक ये भी सेलेक्ट की गई है, क्योंकि यहाँ उनकी संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, तो उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है।
आदिवासियों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? नहीं नहीं, ये टोटल होगा 7.5। 20% आदिवासी मध्य प्रदेश में है। 230 का 20% होता है 47। तो भारत का संविधान ये कहता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 47 आदिवासी विधायक बनना चाहिए। कितने बन रहे? 47 ही बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आपकी अपनी ओबीसी समाज की, अपनी समाज की। मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या कितनी है? 44%। अभी तो मैंने बहुत सारा बोल दिया इसलिए 44% है। सच्चाई ये है कि जिन भाषणों में, जिन सभाओं में मैं बोलता हूं, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 लोग हो, और उनसे पूछूं बाबा ओबीसी के मेरे भाइयों आपकी संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, तो सब इधर उधर बाएं झांकने लगते हैं। आपको अपनी संख्या नहीं मालूम, उसका अधिकार और उसको लेने की बात तो छोड़ दो। 99.99% ओबीसी के लोगों को कुछ ज्ञान नहीं है। संविधान क्या है नहीं मालूम, लोकतंत्र क्या है नहीं मालूम, आपकी संख्या कितनी है नहीं मालूम, आपके अधिकार क्या है नहीं मालूम, कैसे मिलेंगे नहीं मालूम। तो बोलो जय श्री राम। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और मुसलमानों की व्यवस्था करके जाएंगे। बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पर उसके साथ साथ ये जो व्यवस्थाएं हैं विधानसभा में मध्य प्रदेश की 230 सीटों का 54% होता है। 125 सीटें, 125 सीटें ओबीसी के बच्चे हर बार विधायक बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू भारत का संविधान और लोकतंत्र के आधार पर। जैसे बच्चे बच्चे को 25-25 एकड़ जमीन दे दी, ऐसे ओबीसी बच्चों को 125 विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा में हर चुनाव में विधानसभा में जाना चाहिए। कितने जा रहे हैं? कोई ओबीसी का साथी बता सकता है? ओबीसी का साथी डॉक्टर साहब आपको तो पता है, डॉक्टर साहब एक कोई नया ओबीसी का साथी जिससे मैं पहली बार जिनसे बात हो रही है, ऐसा कोई साथी है? हाथ खड़ा करो कोई नहीं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में 125 विधायक ओबीसी के हर 5 साल में जो चुनाव होता है विधानसभा का जाना चाहिए। ये नियम है, ये कानून है, ये संविधान है, ये लोकतंत्र है। कितने विधायक जा रहे हैं डॉक्टर साहब? कितनी सीटें सुरक्षित है मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए? विधानसभा में आरक्षण सीटें कितनी है? 0। दादाजी कितनी सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा में ओबीसी के लिए सुरक्षित है? 230 में से 125 होना चाहिए, है कितनी? 0। मध्य प्रदेश की विधानसभा में ओबीसी के लिए विधानसभा की एक भी सीट सुरक्षित नहीं है, 0 है। ये हमारी औकात है। अब बात करें थोड़े आगे लोकसभा की। 543 सीटें लोकसभा की है देश में, और भारत का संविधान और लोकतंत्र ये कहता है कि संख्या के आधार पर सांसद भी होना चाहिए, सभी के होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी जनरल सबके होना चाहिए संख्या। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स 15% और 7.5% मिला के 22.5% होता है। तो 543 का 22.5% होता है 131, 131 सीटें है। 131 सांसद हर बार लोकसभा चुनाव में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के भाइयों के जाते हैं, जाना चाहिए, यही नियम है। अब बात हम आपकी कर लें। गुर्जर साहब, सुनील जी बैठे। देश में ओबीसी की संख्या 1931 की जनगणना अनुसार, जो लास्ट गिनती हुई थी अंग्रेजी शासनकाल में, लास्ट जनगणना अंग्रेजी शासनकाल में, हर 10 साल में जो सेंसेक्स होता है, जो जनगणना होती है, उसमें एक और हम लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय और छल किया जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में सभी जातियों की गिनती होना शुरू हुई थी 1872 से। 1872, उसके बाद 81, 91, 1901, 1911, 1921 और 1931 लास्ट। 1931 तक, 1931 में जो हमारी गिनती हुई वो 52% थी, ओबीसी 52%। उसके बाद 1941 में जो जनगणना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुई, ओपन नहीं हुई, और 1951 में अंग्रेज जा चुके थे और भाई लोग यहां बैठ चुके थे। भाई लोगों ने कहा कि अब गिनती करने की जरूरत नहीं है, और खासकर किसकी? शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स में तो संविधान में ठूंठा ठोक के गड़ा था, तो उनकी गिनती नहीं करेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने ओबीसी की जनगणना करने से 51 में मना कर दिया। 1951 में प्रथम सरकार जो बनी तथाकथित आजादी के बाद, जो पहली सरकार बनी, उसने कहा हम ओबीसी की गिनती नहीं कराएंगे।
वहां तो ओबीसी का कोई पूछने वाला नहीं था कि भाई तुम हमारी गिनती क्यों नहीं करा, क्योंकि सब हम महान लोग थे, अभी भी महान है और पहले तो और ज्यादा महान थे। कोई पूछने वाला नहीं है। और अब गिनती काय पे कराएंगे? हिंदू मुसलमान के आधार पे गिनती कराएंगे। ओबीसी के नाम पे गिनती होती तो ये जो विषय मैं बता रहा हूं, ये ओबीसी के लोग जागते कि हमारी इतनी संख्या है, विधायक बनते, सांसद बनते, आईएएस बनते, आईएफएस बनते, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनते, शिक्षक बनते, प्रोफेसर बनते, सब कुछ बनते। उन्होंने कहा इनको नहीं बनने देना और इनके बच्चों का जो हिस्सा वो हमें खाना है। तो खाना है, सबसे पहले इसकी जनगणना रोको, और जनगणना रोकने के बाद हिंदू के नाम पे जनगणना शुरू करो कि हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं। और हमारे बच्चों का जो 65% हिस्सा था आज 65% हो गए, क्योंकि पाकिस्तान चला गया, 20% भारत का हिस्सा उधर चला गया और 1108 जातियों को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। तो आज अगर गिनती हो जाए हमारी तो हम 65% से कम नहीं इस देश के अंदर। पर दुर्भाग्य की बात यह है 1931 के बाद इस देश के अंदर हमारी गिनती नहीं हो रही। अभी 9 फरवरी से जनगणना 2021 की फिर होने वाली है और इस जनगणना में एससी भाइयों का कालम होगा। कोई बात नहीं, होना चाहिए, हम भी चाहते हैं सबकी हो। आदिवासियों का कालम भी होगा, एससी का भी होगा, एसटी का भी होगा और जनरल का भी कालम होगा। और फिर इस बार फिर 90 साल के बाद भी, 90 साल से बंद की हमारी गिनती करना, 90 साल बाद अभी 9 फरवरी से गिनती होने वाली है, उसे जनगणना में भी ओबीसी का कालम नहीं है। हमने केंद्र सरकार को लिखा, गृह मंत्री को लिखा, इन्होंने 2000 में वादा किया, संसद में वादा किया कि 2001 की जनगणना ओबीसी का कालम देंगे, उसकी गिनती कराएंगे, नहीं कराई। 2008 में फिर जब 11 की जनगणना के पहले 8 और 9 में फिर लिखा केंद्रीय गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को कि हमारी गिनती होना चाहिए, फिर वादा किया। फिर 2011 की जनगणना में फिर कालम नहीं दिया। 2018 में सम्मानीय राजनाथ सिंह ने वादा किया लिखित में चुनाव के पहले कि 2021 की जनगणना में ओबीसी की गिनती कराएंगे। और अभी जनगणना विभाग ने गृह मंत्री जी को लेटर लिखा कि आपने वादा किया था कि 2021 की जनगणना में ओबीसी की गिनती होगी, क्या करना है इसका? कहने लगे इनकी गिनती नहीं कराना है। ये वादा, ये केवल वादा करने से ही ये वोट दे देते हैं, इनकी गिनती कराने की जरूरत नहीं है। अगर ये गिनती हो जाएगी, इनको ये पता लग जाएगा कि हम 65% है, 70% है, 60% है, जो भी है, जब इनको ये पता लग जाएगा और 30 और 35% में देश की और प्रदेश की सरकारें बनती है, तो फिर हमारी सरकारें इस देश में नहीं बनेगी, फिर तो ये ओबीसी की सरकारें बनेंगी। और ओबीसी की सरकार बनेंगी तो इनके बच्चों के हिस्से का जो हम माल खा रहे हैं, पद खा रहे हैं, इनकी नौकरियां खा रहे हैं, इनका बजट खा रहे हैं, वो हम नहीं खा पाएंगे। इसलिए इनको सोने दो। और दोबारा से अभी 9 फरवरी 2021 में जो जनगणना होने वाली है, इसमें भी आपकी गिनती नहीं कराई जा रही है। कितने महान लोग हैं इस देश के नागरिक, और इतने बड़े नागरिक 72 करोड़ ओबीसी इस देश के अंदर है, लगभग 65% ओबीसी इस देश के अंदर है, और उनकी गिनती पिछले 90 सालों से इस देश में नहीं हो रही। सोचो कि उनकी नजर में हमारी औकात क्या है। ये औकात है हमारी। इस देश में जानवरों की गिनती हो गई, और इस देश में जिनको तालियां बजाते हैं, जो बच्चा होता है घर में मांगने आते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग इधर? तीसरा जेंडर बोल दूं, क्योंकि आजकल तो उनका नाम लेने में भी पाबंदी लगी हुई है। तीसरे जेंडर लोगों की भी गिनती हो गई, ताली बजाने वालों की भी गिनती हो गई, जानवरों की गिनती हो गई, किसान के गांव में खेत में कितने आम, बबूल, नीम, पेड़ पौधों की गिनती हो गई। और पिछले 90 साल से इस देश के अंदर हमारी गिनती नहीं हो रही, ओबीसी समाज की गिनती नहीं हो रही। इसलिए नौजवान साथियों, आपसे आग्रह है, मुझे व्यक्तिगत मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, संगठन को आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं तो देने आया हूं आपके अधिकार को आप जाने, आप अपने अधिकार को पहचाने। आपके बच्चों के साथ कितना अन्याय, अत्याचार और शोषण इन आजादी के 74 सालों में हो रहा है, इसको आपको समझने की आवश्यकता, चिंतन करने की आवश्यकता। आपकी बही आपके नाम पे है, जमीन की बही आपके बाप ने आपके नाम पे कर दिया, पर वो जमीन पे मालिकाना हक आपका नहीं है। आपके बच्चों को उस जमीन का मालिकाना हक मिले, इसके लिए ललित कुमार और पूरा संगठन आपके साथ है साथियों। इसलिए किसी का विरोध करना हमारा मकसद नहीं है, पर हमारे बाप की जमीन का कब्जा लेना हमारा मकसद है। हमारे बच्चों के हक अधिकार, पाई पाई का हक अधिकार हमें दिलाना है, लेना है।
इसलिए आपकी आवश्यकता है। यदि मेरे अकेले के करने से हो गया होता तो मैं आज आपके बीच में नहीं होता। मुझे हर गांव से 10 नौजवान चाहिए, हर शहर के हर एक वार्ड से 10 नौजवान चाहिए, और केवल मुझे 1% ओबीसी समाज चाहिए। मेरा छोटा भाई एससी एसटी मेरे साथ खड़ा हुआ है। मुझे केवल मेरा 65% में से केवल 1% ओबीसी समाज चाहिए। और जिस दिन 1% ओबीसी समाज, आप जैसे नौजवान साथी, क्रांतिकारी साथी, डॉक्टर साहब जैसे साथी, हमारे गुर्जर साहब जैसे साथी, हमारे यादव जी साहब जैसे साथी, और हमारे बुजुर्गों का जैसे आशीर्वाद हमें मिला, हमारे संत महाराज का आशीर्वाद जैसे मिला, तो वो दिन साथियों दूर नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपके बच्चों के साथ जो छलावा पिछले 74 सालों से हो रहा है, एक एक पाइप पाइप का हिसाब लेंगे और आपके बच्चों में वो बटेगा, वो दिया जाएगा। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं साथियों। बात मैं कर रहा था लोकसभा चुनाव की, और लोकसभा में 131 सीटें हमारे छोटे भाइयों के लिए सुरक्षित होना चाहिए, इसका समर्थन है। पर 65% के हिसाब से देखें तो 353 सीटें आती है ओबीसी के लिए। कितनी सीटें सुरक्षित है ओबीसी के लिए लोकसभा में, गुर्जर जी, यादव जी, कितनी सीटें सुरक्षित है ओबीसी के लिए लोकसभा में? कितनी है? 0। कितना अच्छा लग रहा है ओबीसी के भाइयों को, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत महान लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार, प्रोफेसर हैं, बहुत महान लोग हैं। 0 है लोकसभा में हमारे लिए सीटें, आरक्षण 0 है, 0। विधानसभा की स्थिति मैंने आपको बताई, लोकसभा की स्थिति है जहां से कानून बनता है, पूरा देश जहां से चलता है वो चलता है विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद से। ये 4 संस्थाएं देश की कानून बनाने वाली संस्थाएं, राजा को रंक बनाने वाली और भिखारी को राजा बनाने वाली 4 संस्थाएं संविधान में, देश में, लोकतंत्र। और इन चारों में कानून बनाने वाली संस्थाओं में विधानसभा में 0 रिजर्वेशन है आपको, 0 प्रतिनिधित्व है आपका, लोकसभा में 0 सीटें सुरक्षित है आपकी, और राज्यसभा में एससी के लिए 0 सीटें सुरक्षित है, आदिवासियों के लिए 0 सीटें सुरक्षित है। और ओबीसी के लिए कितनी होगी? जब जहां एससी एसटी ने विधानसभा लोकसभा में ले ली वहां आप 0 हो, तो जहां एससी एसटी 0 है तो वहां आपकी क्या स्थिति होगी? डबल 0। ये स्थिति राज्यसभा में है। और विधान परिषद जो मध्य प्रदेश में नहीं, अन्य राज्यों में है, एसटी के लिए 0, एसटी के लिए 0 और महान ओबीसी के लिए डबल 0। ये स्थिति औकात है। खून गर्म हो जाना चाहिए मेरे साथियों। कितना अन्याय, कितने सांसद, कितने विधायक बनते, कितने करोड़ रुपए आपके घरों में आते, कितने परिवारों का भला होता, कितना मान सम्मान इज्जत मिलती आपको। कितना नुकसान, करोड़ रुपए सेकंड का नुकसान आप लोगों का हो रहा है, पर आपको कुछ एहसास नहीं है इस बात का। आपके भाई की जमीन के बंटवारे में जरा सा 2 उंगल 2 बीटा जमीन आपके भाई ने ले ली तो तलवारें चल जाएगी, कोर्ट कचहरियां हो जाएंगी। और यहाँ एक एक सेकंड में करोड़ों रुपए का नुकसान आपका हो रहा है, आपको एहसास नहीं है। और पता लेने की तो बात छोड़ो, आपको एहसास पता तक नहीं है, उसकी जानकारी तक नहीं है। कितने महान पढ़े लिखे लोग हैं हमारे। कोई बात नहीं साथियों, जो हो गया बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। इसलिए अगर तैयार हैं इस बात को लेकर और कार्यक्रम के बाद मिलिए। और यहाँ केवल इस क्षेत्र के लिए, जिले के लिए केवल 5 लोग चाहिए, कोई ज्यादा लाखों लोगों की जरूरत नहीं है। 2, 5, 10 लोग बहुत है, क्रांतिकारी लोग और जो अपने समाज के और देश के लिए मर मिटने वाले लोग मुट्ठी भर लोग होते हैं। पीछे चलने वाले लोग तो बहुत होते हैं। इसलिए कुछ एक क्रांतिकारी साथी चाहिए जो न्यायवादी हो, जो अपने साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को वापस लेने को, खत्म करने के लिए जो संकल्पित हो, ऐसे विचार जिनके अंदर हो, और जो चाहते हो कि हमारी मान सम्मान, हमारी प्रॉपर्टी और हमारी बहनों की इज्जत और हमारे देश का स्वाभिमान आगे बना रहे और वो आगे बढ़े। अगर इस विचारों को रखने वाले लोग अगर साथ में हो तो उनका हमेशा आह्वान है कि आइए जुड़िए और हम लोग मिलकर आगे काम करते हैं। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया,
मैं विधायिका की औकात हम लोगों की बता दी। विधायिका माने कानून बनाने वाली संस्था, जो 4 तरह की है, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद। अब जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ में पहले स्तंभ में औकात हमारी बता दी, अब दूसरे स्तंभ की कहानी सुन लीजिए। दूसरे स्तंभ आता है कार्यपालिका, और कार्यपालिका का मतलब होता है नौकरियां। प्रथम श्रेणी से लगा के चतुर्थ श्रेणी तक में नौकरियों में क्या स्थिति हम लोगों की। इस देश का संविधान और लोकतंत्र ये कहता है कि आपकी संख्या के आधार पे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में आपकी संख्या के आधार पर नौकरियों में आप होना चाहिए। ये नियम है, ये कानून है, ये आपकी बात की वसीयत है, प्रॉपर्टी का वो आपकी जमीन के कागज है आपके पास। एससी को एससी के आधार पर होना चाहिए जितनी उनकी संख्या है, एसटी एसटी के आधार पर, जनरल के आधार पर होना चाहिए, और ओबीसी की जितनी है ओबीसी को होना चाहिए। ये संविधान है, ये कानून है, ये नियम है। अब आप देखिए आपकी क्या स्थिति है। एससी की संख्या 15% है, 15% उनको होना चाहिए। अभी 74 साल में कितनी भरपाई? 12.5%। और ओबीसी के लोग एक गलतफहमी पाले हैं कि हमारे बच्चों को नौकरियां इसलिए नहीं मिल रही कि हमारे बच्चों की नौकरियां है, एसटी एसटी के बच्चे लोग हमारे बच्चों की नौकरियां लेते हैं, इसलिए हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही। अब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, पूरा आंकड़ा बता रहा हूं। अब आप देखिए कि आपका हिस्सा कौन है। एससी एसटी वाकई में खा रहा है कि नहीं खा रहा है, आप खुद बताइए। क्या कौन खा रहा है ये खुद देखिए आप। एससी को 15% नौकरियां चाहिए थी 74 साल आजादी के बाद, और तमाम आरक्षण होने के बाद 12.5% भरपाई। कितनी भरपाई? 15 चाहिए था, 12.5 भरपाई, मतलब 2.5% का बैकलॉग अभी एससी में खाली है। उनके पद अभी खाली पड़े या कोई दूसरे को भर लिया उन्होंने। ये एससी की स्थिति है। आदिवासियों की संख्या देश में 7.5% है। 7.5% चतुर्थ श्रेणी से लगा के प्रथम श्रेणी तक 7.5% आदिवासी होना चाहिए, अभी केवल 4.5% भर पाए, मतलब लगभग 3% के आसपास, वो भी अभी खाली पड़े। मेरे महान भाई ओबीसी जिनकी संख्या देश में लगभग 65% है, लगभग इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कहानी पूरी बता दी है, 90 साल से गिनती नहीं हो रही, लगभग 65% है। तो 65% लोगों को 65% नौकरियां मिलना चाहिए था, तो अभी कितने परसेंट मिली यादव जी? नहीं है जानकारी। आजादी के 40 वर्ष बाद मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो 27% की घोषणा हुई। उस 27% को खत्म करने के लिए क्रीमी लेयर नाम का असंवैधानिक शब्द उसमें लगा दिया। मध्य प्रदेश के माननीयों ने केवल 14% दिया, और अभी भर कितनी पाई? केवल 4.5%। 65% बच्चों को, हमारे बच्चों को जो 65% कलेक्टर बनना चाहिए था, 100 में से अगर 65 कलेक्टर ओबीसी बनना चाहिए था, 15 एससी बनना चाहिए था, 7.5 आदिवासी बनना चाहिए था, 65 हमारे बनना चाहिए था। अभी 65 में से केवल हमारे 4 बच्चे कलेक्टर बने। 61 बच्चे जो बनना चाहिए था वो अभी नहीं बने हैं, ना ही उनको बनवाने की उनकी योजना है। और आगे तो उनकी योजना ये है कि एससी के कलेक्टर भी 0 करना है, आदिवासियों के कलेक्टर भी 0 करना है, और ओबीसी के जो 4 गलती से बन गए हैं उनको भी 0 करना है, और पूरा के पूरा हिस्सा अपने पास रखना है। ये उनकी आगे की योजना है। और उनकी इस योजना में मददगार और साबितगार कौन हो रहे हैं? हम महान लोग हो रहे हैं। हमें कुछ अता पता तो है नहीं है। वो कहता है अगली बार इसकी सरकार, तो हम सब लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, इसकी ही सरकार, क्योंकि इधर तो पूरा खाली है मामला। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी तुम्हारी सरकार, बाद में हम सोचेंगे, पहले ये तो बताओ ये 65% का क्या हुआ, ये 125 विधानसभा की सीटों का क्या हुआ, ये 353 लोकसभा की सीटों का क्या हुआ, और आगे बहुत सारा मामला है जो मैं आपकी संक्षिप्त बताऊंगा, क्योंकि मैं पूरा बताऊंगा 4-5 घंटे चाहिए। और मुझे मालूम है कि ओबीसी के लोग अभी अपनी अपनी बर्बादियों की कहानी ज्यादा सुनने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं आपका समय लूंगा। अगले 10-15 मिनट में ही टाटा बाय बाय करूंगा। और जब दोबारा से डॉक्टर साहब ने वादा किया है कि अगर उन्होंने क्या वादा किया कि यदि आपके भाषण अच्छे हुए और हमें और हमारे लोगों को पसंद आए और किसी को तकलीफ नहीं हुई, तो जरूर मैं अगली बार आपका कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम 5,000, 10,000, 50,000 लोगों का कराऊंगा। ये वादा किया है उन्होंने। और डॉक्टर साहब बेफिक्र रहिए कि मेरे पूरे पूरे भाषणों में, और मैंने विशेष रूप से तैयारी करके आया हूं कि ना तो किसी ओबीसी को बुरा लगेगा, ना एससी को बुरा लगेगा, और जिनको बुरा लगना चाहिए उनको भी बुरा नहीं लगेगा।
और वो तो उनको लगे ना लगे, उनको कभी बुरा नहीं लगता, पर सच्चाई बोलने में उनको नहीं लगता, मेरे ओबीसी भाइयों को ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए इस बात से चिंता नहीं करिए कि मैं आपको बुरा लगाऊंगा। मैं पूरा बिल्कुल चिंता इस बात की मुझे ध्यान है कि कहीं जिस आपकी जमीन में जिसने कब्जा करके बैठा है और उस जमीन पे कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वो मजिस्ट्रेट और वो एप्लीकेशन बोलेगा कि गुर्जर जी आपकी जमीन पे आवेदन आया कि किसी ने कब्जा करके बैठा है, पर गुर्जर जी ये तो बताइए कि वो जमीन पे कब्जा किसने करके बैठा है। तो गुर्जर जी बोल रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती है, आप जमीन दिलवाना है तो दिलवाइए, और मैं ये कभी नहीं बता सकता कि फला फला ने मेरी जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ। उसको कहले मजिस्ट्रेट साहब बोलते क्यों नहीं बताना चाहते गुर्जर जी आप, कहले उसको बुरा लग जाएगा, उसको उसको बुरा लग जाएगा। मेरी जमीन की मुझे चिंता नहीं है, और मेरी जमीन को वापस लेने में मैंने उसका नाम अगर बोल दिया तो उसको बुरा लग जाएगा, मेरे को उसका बुरा न लगे इसकी ज्यादा चिंता है। इसलिए मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि गुर्जर साहब मैं तो क्या भगवान भी आपकी जमीन वापस नहीं दिला सकता है, इसलिए आप जाइए और जहां आपकी जमीन जो वापस दिला पाए आप उसी के पास चले जाइए। ये स्थिति केवल गुर्जर जी की नहीं है, ये पूरे ओबीसी समाज की, मेरे 72 करोड़ ओबीसी की ये स्थिति है। मैंने गुर्जर जी का सिर्फ उदाहरण लिया है, गुर्जर जी दिल पर ना ले, ये पूरे मेरे समाज की ये स्थिति है। साथियों, विधानसभा लोकसभा राज्यसभा की बात हो गई, नौकरी की बात मैंने बताई आपको, 4% 61% आपके पद खाली पड़े। अब बात करते हैं तीसरे स्तंभ की, संविधान का, लोकतंत्र का जो तीसरा स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यहां तो बड़ी महान स्थिति है। ये ओबीसी के जितने लोग बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज पिछले 74 साल में किसी का बना हो तो हाथ जरूर खड़ा करें। जितनी भी ओबीसी की जातियां बैठी हुई यहाँ पे, अगर किसी का भी जानकारी हो कि किसी ओबीसी जाति का कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बना हो तो हाथ जरूर खड़ा करें, मैं जरूर जानना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में एससी को 0, एसटी को 0 और ओबीसी, महान ओबीसी को 00। ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट में है, यही स्थिति हाई कोर्टों में है, यही स्थिति जिला न्यायालयों में, छोटे कोर्टों में एक आध दो कोई देखने को मिल जाए, पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका में ये स्थिति हमारे समाज की है। जबकि भारत का संविधान और लोकतंत्र क्या कहता है, जबकि भारत का संविधान और लोकतंत्र ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, तहसील न्यायालय से लगा के सुप्रीम कोर्ट तक संख्या के आधार पर ओबीसी समाज के बच्चे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जज होना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व है, ये लोकतंत्र कहता है, ये संविधान कहता है। क्या ओबीसी समाज को अपने उसके बच्चे सुप्रीम कोर्ट के जज बने बुरा लगेगा क्या? बुरा लगेगा? जज बनना बुरा लगता है क्या? अरे एक भगवान है जो आदमी की जीवन लिखता है और मौत लिखता है, और इस देश के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज होते हैं। और न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में और सभी कोर्टों में लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि 65% सुप्रीम कोर्ट में जज आपके भाई बनना चाहिए था, ओबीसी समाज के मेरे भाई बनना चाहिए था। हाई कोर्टों में प्रदेश की संख्या के आधार पर 54%, जबलपुर हाई कोर्ट में, इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में 54% जज आपके भाई बनना चाहिए था। कितने हैं? बहुत बुरी स्थिति है, ना के बराबर, अनकाउंटेबल। ये स्थिति हम लोगों की न्यायपालिका में। और तीसरा एक और स्तंभ है लोकतंत्र के, जो 4 स्तंभ है जिसको मीडिया बोलते हैं। यहां एससी 0, एसटी 0, ओबीसी 0। 4 तरह की जनता है, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। और मैंने 3 की कहानी आपको बता दी, चौथे की कहानी बताने में प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए चौथे की कहानी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इतना तो आप समझदार हैं कि चौथे की क्या स्थिति वो आप जानिए। यस, तो 3 की कहानी मैं बता दी, चौथे आप अंडरस्टैंड है। और फिर भी मैं ये कहता हूं कि चौथा बहुत अच्छा है, मेरा गुरु है, रात दिन प्रणाम करता हूं, कुछ भी नहीं कर रहा है, आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है और सब आपका भला करना चाहता है, ऐसा बोलने। मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैंने पहले ही कहा मैं सही बोलना चाहता हूं। तो ये स्थिति हमारे समाज की है साथियों, ये व्यवस्था है। यदि आप लोग वाकई में अपने बच्चों से प्यार करते हो,
अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो तो कम से कम अभी अभी उन लोगों की तो ये आगे आगे उनकी प्लानिंग ये है कि संविधान को मिटाओ, इसको खत्म करो, लोकतंत्र को मिटाओ, इसको खत्म करो, और जो SC ST OBC जो तीनों SC ST को थोड़ा ज्यादा और OBC बिल्कुल नहीं है, और जो थोड़ा बहुत भी है उसको जीरो पे लाके खड़ा करना। और इसी के लिए शिक्षा का जो निजीकरण हो रहा है और शिक्षा का जो महंगाकरण हो रहा है उसका यही कारण है। सरकारी क्षेत्रों का जो निजीकरण हो रहा है उसका यही कारण है कि आपको जो मिला है, ये बदन पे जो कपड़े हैं, ये कुर्सियों पे जो शान से बैठे हैं, और ये जमीन जायदाद के जो मालिक बने हैं, आपको नहीं मालूम ये कैसे बने। बहुत महान लोग हैं, हमें कुछ पता नहीं है। बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए इस देश के अंदर। जब मुगल इस देश में आए 712 ईस्वी में, तो मुगलों का शासन चला। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में 16 ईस्वी में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों और मुगलों के बीच दोनों विदेशी आक्रमणकारी, और इन दोनों के नाम बोलने में मुझे मालूम है कि समाज को कोई दिक्कत नहीं है। इसकी पुरानी में दिक्कत है, इसलिए मैं पुरानी कहानी हटा दी है, एडिट कर दी मैंने फिल्म को। जहां से आप सुनना चाहते हो और जहां से आपको तकलीफ ना हो वहीं तक बता रहा हूं। तो मुगलों का राज चल रहा था, 30 लास्ट विदेशी आक्रमणकारी अंग्रेज आ गए। अंग्रेज 16 ईस्वी में आया। 1757 में अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी के मैदान पर युद्ध होता है, और उसने लॉर्ड क्लाइव जीता और सिराजुद्दौला हारा। माने मुगल हारे और अंग्रेज जीते। अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया देश में। जब अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया, मुगलों ने 712 में आए, 900 ईस्वी में मुगलों का शासन आया, और 1757 लगभग 800-900 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया इस देश में। पर कभी मुगलों से आजादी का आंदोलन इस देश में नहीं चला। मुगलों से आजादी का आंदोलन नहीं चला। मुगलों ने 800 वर्षों तक इस देश में शासन किया। अंग्रेजों ने 1757 में अंग्रेजों का शासन आया, और केवल 100 वर्ष 1857 में अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। आप बुद्धिजीवी साथी, पढ़े लिखे साथी है, आपको ये सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि मुगल भी विदेशी और अंग्रेज भी विदेशी। एक विदेशी 800 वर्षों तक राज करता है, उससे आजादी का आंदोलन इस देश में नहीं चलता है। पर दूसरा विदेशी अंग्रेज आया, उसने 100 वर्ष के अंदर ऐसा क्या कर दिया कि अंग्रेजों से आजादी का आंदोलन इस देश में चालू हो गया। तो साथियों, अगले 5-7 मिनट में अंग्रेजों की 100 वर्ष की कहानी, जिसके कारण आप यहाँ बैठे हो, वो कहानी और सुन के अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे मालूम है कि ज्यादा समय ले लिया है और क्षमता शरीर की और दिमाग की ज्यादा सुनने की लगता है नहीं है। पहली बार जब अंग्रेजों का शासन आया 1757 में, तो अंग्रेजों ने पहली बार ब्रिटेन का नियम अंग्रेज इंडिया में लागू किया। 1774 में क्या नियम लागू किया? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक हमारी बहन के साथ बलात्कार हुआ, जो कि पिछले 2000 साल से निर्विवाद रूप से किसी के साथ भी हो रहा था। कहीं कोई FIR का मामला नहीं था। पहली बार अंग्रेजी शासन काल में 1774 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हमारी बहन के साथ जो बलात्कार हुआ, उस बलात्कार के खिलाफ जब रिपोर्ट अंग्रेजों के पास गई, तो अंग्रेजों ने पंडित नंद कुमार शर्मा नाम के ब्राह्मण को उस बलात्कार के जुर्म में चौराहे पे खड़े होकर फांसी पे लटका दिया। 1774 में पंडित नंद कुमार शर्मा को बलात्कार के जुर्म में अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में 1774 में। पंडित जी कहते आज तक तो हम कुछ भी करें, हमें किसी तरह का कोई सजा का प्रावधान नहीं था। हमारे संविधान के आधार पर हम ही सृष्टि के मालिक हैं, और तुम लोगों ने, अंग्रेजों, तुम्हें हमने यहाँ पे भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन दी, और तुम हमें लटका रहे हो। नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ इनके दिमाग में गुस्सा पैदा होना शुरू हुआ, और जिसका परिणाम है 1857 की क्रांति, जिसका आजादी का आंदोलन क्या है उसका बेस समझने की आवश्यकता। दूसरा कानून, अंग्रेज कोई एहसान नहीं कर रहे थे। ब्रिटेन के नियमों को भारत सहित, इंडिया सहित 64 देशों में उनका साम्राज्य था, वहां लागू कर रहे थे। दूसरा नियम उन्होंने बनाया 1795 में, और वो कानून था संपत्ति रखने का अधिकार। एक भी OBC के पास 1795 से पहले 1 एकड़ जमीन नहीं थी। 1 एकड़ 1795 से पहले एक भी OBC, जो आज आप इतनी सारी जमीन जायदाद के मालिक बन के बैठे हैं, एक भी जमीन नहीं थी, 1 एकड़ भी जमीन नहीं थी। सिर्फ हमारे बाप दादे मजदूर हुआ करते थे, खेतीबाड़ी इनकी करा करते थे, और उसका मेहनताना भी पूरा नहीं मिलता था। अंग्रेजों ने 1795 में नियम बनाया कि आज के बाद जो खेतीबाड़ी जो जोत रहा है, बो रहा है, बखर रहा है, आज से ये जमीन उनकी हुई, वही उनके नाम बन गई।
आज ये ओबीसी के जितनी समाज के लोग जो जमीन 5 एकड़ 10 एकड़ इतने बीघा उतने बीघा जो गुरूर कर रहे हैं, ये गुरूर आपके पास कहां से आया ये पता करने की जरूरत। 1795 में नियम बना और तकलीफ पैदा हुई। जमीन सब इनकी हुआ करती थी, हम मजदूरी थे हमारे पूर्वज, तो उनको जमीन उनके नाम हो गई। और एक नियम और था कि हम लोग संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकते थे, अगर संपत्ति इकट्ठी करते थे तो तलवार के दम पे उस संपत्ति को छुड़ा लिया जाता था। तो अंग्रेजों ने कहा आज के बाद कोई किसी की संपत्ति को छुड़ाएगा नहीं। 1795 में नियम बन गया, अंग्रेजों के खिलाफ और गुस्सा पैदा हुआ। अगला कानून अंग्रेजों ने बनाया वो था 1813 में, और उस कानून का नाम था, जिसके कारण आप सब लोग यहाँ बैठे, उस कानून का नाम था शिक्षा का अधिकार। इस देश में, इसी देश में जिसमें आप बैठे हैं, पूरे ओबीसी और पूरा एससी एसटी समाज के पूर्वजों को स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। स्त्री शूद्रम विद्या नाधीयताम पूजिए विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। आप कुछ भी करो, अगर चोरी छुपे भी शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करते थे तो सर काट दी जाती थी, जुबान काट दी जाती थी, खोलता हुआ रांगा शीशा कानों में डाल दिया जाता था। एक नहीं हजारों दर्जन। अंग्रेजों ने कहा कि हमारे ब्रिटेन में तो सब लोग पढ़ते हैं, वहां कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि 10% लोग स्कूल में पढ़ाई लिखाई करें उनके बच्चे और 90% लोगों को स्कूल के दर्शन ही ना हो। कल हमारे इधर ऐसे नहीं होता। अरे किसी भी देश के विकास के लिए उसके हर एक नागरिक का शिक्षित होना जरूरी है। पर यहाँ 2000 साल से 184 ईसा पूर्व से लेके 1813 तक यहाँ यह व्यवस्था थी कि केवल 10% लोग पढ़ेंगे और 90% लोग अनपढ़ गंवार रहेंगे, तभी उनका राजपाट चलेगा। वो चल रहा था। अंग्रेजों ने कहा तुम्हारे इस नियम को हम लोग नहीं मानेंगे, हम तो सबको पढ़ाएंगे। जैसे ब्रिटेन में सब पढ़ते वैसे इंडिया में सब पढ़ेंगे, और 64 देशों में हमारा साम्राज्य। शिक्षा का अधिकार मिला और तकलीफ पैदा हुई कि नहीं यार, बड़े तकलीफ पैदा। अरे ये लोग पढ़ लिख गए, इस देश के मूल निवासी है, 90% लोग पढ़ लिख गए और इनको इनका इतिहास पता लग गया कि पहले क्या क्या हुआ है, हम कहां से आए हैं, ये कहां के हैं, और हमने इनके साथ पिछले 4500 सालों से क्या क्या किया है, इनकी बहन बेटियों के साथ क्या किया, इनके राजाओं के साथ क्या किया है, और किस तरह से हमने इनको जानवर से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर किया है। अगर ये पढ़ लिख गए और इनको इतिहास पता लग गया तो फिर ये बोलेंगे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सैल्यूट किया जाए। ये चुप इसलिए बैठे हैं कि अनपढ़ गवार है, इनको इनका इतिहास नहीं मालूम। इतिहास के नाम पे झूठी कहानियां इनको दिमाग में डाल दी गई है। अगर जिस दिन ये समाज पढ़ लिख गया और अपना इतिहास जान गया, अपना वीरों का इतिहास जान गया, अपने राजा महाराजाओं का इतिहास जान गया, गौरवशाली इतिहास जान गया, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया का इतिहास जान गया, तो मुट्ठी भर लोग जो 4500 साल से चला रहे वो चला नहीं पाएंगे। इसलिए अंग्रेजों तुमने बहुत गड़बड़ काम किया, आओ तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। अंग्रेज कोई एहसान नहीं कर रहे थे, ब्रिटेन के नियम को सभी दुनिया में लागू कर रहे थे। उनका काम था ब्रिटेन के नियमों को इंडिया में लागू करना, इसी के लिए रखा रखा था उनको यहाँ। अगला कानून 1819 में बनाते और उस कानून का नाम था डोली प्रथा पे प्रतिबंध। शादी करके लाते तो 3 दिन और 3 रात डोली घर नहीं ले जा सकते थे। मैं जब शादी करके 2001 में जब शादी हुई और वापस आए तो घर वाले बोलते हैं कि घर पे नहीं चलेंगे। मैंने कहा कहाँ चलेंगे, चला अभी घर नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? एक परंपरा चली आ रही है, एक ऐसा सिस्टम चला आ रहा है, एक चली आ रही है। मैंने कहा ठीक है भाई, क्यों चली आ रही? चले वो कुछ नहीं मालूम, पर नहीं जाना, नहीं जाते। मैंने कहा ठीक है। तो गाँव में किसी के घर गए, 2-4 घंटा बाद रुके, फिर उसके बाद घर गए। दिमाग तो खराब था, पढ़ा लिखा आदमी। अगर कोई बात चल रही है तो कोई कारण तो होगा। जब महापुरुषों को पढ़ा, 80 लाख वर्ष का इतिहास पता किया, तीनों लोगों का अध्ययन किया, तो पता लगा कि एक इन भाई लोगों ने एक व्यवस्था बना रखी थी इस देश के अंदर कि आपकी शादी होगी तो डोली आप अपने घर नहीं ले जाओगे, शुद्धिकरण के नाम पे, शुद्ध करने के नाम पे 3 दिन और 3 रात वो डोली साहब के घर में जाएगी। अंग्रेजों ने कहा हमारे ब्रिटेन में तो कोई साहब के घर किसी की डोली नहीं जाती है, यहाँ भी हम इस पे प्रतिबंध लगाते हैं। अब शुद्ध वही करेगा जो शादी करके लाया, तुम्हें शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। शुद्धिकरण प्रथा पर प्रतिबंध 1819 में, और तकलीफ पैदा हुई, व्यवस्थाएं छीनती जा रही थी। 1823 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, और ये प्रथा उन्हीं में थी, 10% में थी, 90% में नहीं थी। वो क्यों थी? उनका लड़का शादी करके लाया, अगर वो किसी कारण से एक्सपायर हो गए तो उसकी विधवा बहू को उसकी चिता के साथ जिंदा जला देना। 2000 साल तक ये किया भाई लोगों ने। अंग्रेजों ने कहा
नहीं, अब ये नहीं चलेगा, जो मर गया, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। पर एक मर गया, दूसरी उसकी विधवा स्त्री को उसको चिता में जिंदा जला दे, ये कौन सा इंसानियत है, कौन सा नियम है? 1823 में सती प्रथा पर प्रतिबंध, 1827 में देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध, 1828 में गंगा में प्रथम दान करने का प्रतिबंध, 1830 में कुर्सी पे बैठने का अधिकार, जो आप शान से बैठे ना कुर्सी पे, ये अधिकार कानून बना के मिला है। 1830 से पहले हमारे बाप दादों को कुर्सियों पे बैठने का अधिकार नहीं था। 1830 में कुर्सी पे बैठने का अधिकार, 1833 में शस्त्र रखने का अधिकार, और 1835 में सरकारी नौकरी में जाने का अधिकार, और 1848 में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिबराव फुले के माध्यम से 18 स्कूल पुणे और महाराष्ट्र में खोले गए। इतने सारे काम 1848 से लेकर 1853 तक 18 स्कूल जब इन महापुरुषों के माध्यम से खोले गए, तो इनका गुस्सा चरम सीमा पे आ गया कि अब अंग्रेजों को यहाँ मत रहने दो, हमारे द्वारा बनाया हुआ नियम कानून सिद्धांत सबको खत्म किए दे रहे हैं, हमारी व्यवस्थाओं को भंग किए दे रहे हैं, हमारे संविधान को नष्ट किए दे रहे हैं। इसलिए क्या करें, मीटिंग की और 1857 से प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन चालू कर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और अंग्रेजों को भारत छोड़ने के बाद हमारे सब अनपढ़ गवार बाप दादाओं को लगाया अपने साथ, अंग्रेजों को भगाने में कामयाब हुए। उसके बाद भी हमारे बाप दादा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस आजादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जिनको बनना था, 15 में से 13 लोगों ने उनको वोट दिया। पर कह लगे सरदार पटेल जी, आपके लिए अंग्रेजों को नहीं भगाया हमने, इस किसान समाज, ओबीसी समाज, मूल्यवादी समाज के लिए अंग्रेजों को नहीं भगाया है, अपना संविधान और अपनी रक्षा के लिए, अपने नियम कानून को बचाने के लिए हम अंग्रेजों को भगाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बाईपास किया और प्रधानमंत्री खुद बने, और उसके बाद पूरी तरह से इस देश के अंदर जो लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना शुरू किया। और अंत में सिर्फ एक बात कहूंगा साथियों, कि दुनिया के 213 देशों में ये गुर्जर, ये पाटीदार, ये कुर्मी, ये काची, ये लोधी, ये गडरिया, तेली, ये तमोली, मतलब ओबीसी की 3743 जातियां, एसटी की 2000 जातियां, आदिवासियों की 1000 जातियां, ये 6743 जातियां दुनिया के किसी देश में नहीं है। किसी प्रकृति और किसी भगवान ने ये जाति व्यवस्था नहीं बनाई है, और हम लोगों के दिमाग में तो जाति व्यवस्था इस तरह से बैठा ली इन लोगों ने, और जो हमारी बर्बादी का कारण है। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ पे 10 गाय खड़ी है, 10 कुत्ते खड़े हैं, 10 हाथी खड़े, 10 ऊंट खड़े हैं, मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि ये कौन है, वो बोलेगा हाथी है, ये ऊंट है, ये गधा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। क्या पूछते हो हाथी से कि तू किस जात का है? क्या कुत्ते से कभी पूछा कि तेरी जात क्या है? बिल्ली से पूछा कभी? क्या भैंस और गाय से पूछा कभी तेरी जात क्या है? अरे आपको खुद ही पता लग जाता है, ये भैंस जाति के, ये 10 लोग भैंस जाति की, ये 10 ये कुत्ते खड़े, ये 10 हाथी खड़े, ये 10 गधा खड़े। कभी बताना नहीं पड़ता, गधा कभी चीख के बोलता नहीं है कि मैं गधे जाति का और मेरा नाम गधा है। पर इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, दुनिया का कोई विद्वान वैज्ञानिक बता सकता है कि इसके अंदर कौन कौन सी जाति के लोग बैठे हैं? दुनिया का कोई विद्वान इसको नहीं बता सकता, वैज्ञानिक नहीं बता सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक जाति के लोग बैठे हैं जिसका नाम है इंसान, जिसका नाम है इंसान, मानव जाति के लोग ये बैठे हैं। पर ये मानव जाति के लोग, अगर हम 4 लोग हैं और ये 100 लोग बैठे हैं, और इनके ऊपर अगर हमें राजपाट करना है, तो हम लोगों को इकट्ठा रहना चाहिए और इनको टुकड़ों में बांट के रखना चाहिए, हमारी मजबूरी। और वही किया। 184 ईसा पूर्व, काम के आधार पर नाम, और वही तुम्हारी जाति। एक सोना पीटने का काम कर रहा था तो कल लग तुम्हारा नाम आज से सुनार हुआ, एक लोहा पीटने का काम कर रहा था तो कल लग तुम्हारा नाम लोहार हुआ। कल खबरदार, भगवान ने ऐसा बोला है कि सोना पीटने वाला केवल सोना पीटने वाले से रोटी बेटी का संबंध करेगा, लोहा पीटने वाले से नहीं करेगा। एक गाड़ा चराने का काम कर रहा है तो कल तेरा नाम गडरिया, और एक गाय चराने का काम कर रहा है तेरा नाम ग्वाला है, यादव, अहीर है। गाड़ा चराने वाला केवल गाड़ा चराने वाले के साथ रोटी बेटी का संबंध करेगा, गाय चराने वाले के साथ नहीं करेगा। एक कच्छ का काम कर रहा है, सब्जी भाजी पैदा करने का काम कर रहा है कल तू कुशवाहा, और एक कुर्मी, ये आपका गुर्जर पाटीदार, ये खेती बाड़ी का काम कर रहा है। तो तुम अपनी अपनी जातियों में अपने काम के आधार पर करोगे। इसलिए साथियों, हम एक जात, एक देश, एक धर्म के लोग हैं। दुश्मनों ने, हमें बर्बाद करने वाले लोगों ने हमें जाति और उपजातियों में बांटने का काम किया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है
कि जैसे मैं अपने नाम के आगे लिखता हूं ओबीसी ललित कुमार, मेरे से कोई पूछे आपकी जाति क्या है तो मेरी जाति ओबीसी है, मैं गुर्जर भी हूं, मैं पाटीदार भी हूं। ओबीसी के अंदर जितनी जातियां हैं सब मेरी है और ये सब आपकी है। इस बात पर चलने की आवश्यकता है। मैं यादव भी हूं, मैं गुर्जर भी हूं, मैं पाटीदार भी हूं और ओबीसी की जितनी जातियां हैं सब मेरी है। जिस दिन आप अपनी जाति को एक बना लोगे, जिस दिन एकता स्थापित कर लोगे, उस दुनिया की सारी नेमतें आपके साथ में होगी, पूरी प्रकृति आपके साथ में होगी और आपके बच्चे कभी किसी के द्वार पे भीख नहीं मांगेंगे। तो साथियों, बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में बताई है। आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को यहाँ किया है। और अंत में माता सावित्रीबाई फुले की आज जयंती है, उस जयंती की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और जिन साथियों के इस आयोजन में जिन जिन साथियों ने यहाँ महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। और आप सभी लोग बड़ी भारी संख्या में इस कार्यक्रम को यहाँ आपने सुना है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अंत में एक नारे के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। साथियों, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उसने वोट हमारा राज तुम्हारा, चले वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, अमर रहे, अमर माता रहे, सावित्रीबाई फूले, अमर रहे, खट्या मामा जी, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर। अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय ओबीसी, जय हिंद, नमो। आदरणीय हमारी दीदी बीच में आई है, वो हमारे अध्यक्ष महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहती है। आदरणीय सुनीता दीदी आए और हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत अच्छा आयोजन रहा। मैं इस कार्यक्रम पश्चात आदरणीय मंसूरे जी को आमंत्रित करूंगा जो आभार प्रदर्शन के लिए आए। उसके पूर्व आप सभी आ जाए, अनिल भाई और खड़े हो जाए, दीदी आप लोग भी आ जाए। दादा बैठे थे, कहाँ गए मोहन दादा? अच्छा अच्छा, वो उधर लग गए। भगवान काका आप आ जाओ। हाँ दादा दादा आ रहे, दादा आप आ जाओ। अरे आप हमारे मंचासीन है, इसलिए ये दीदी हमारी आने वाले अतिथियों के लिए स्मृति चिन्ह लाई है, सुनीता हिरवे जी। हाँ आप सब लोग फोटो खींचो, भैया फोटो खींचो, लाइव भी रहने दो।